हमारे शरीर में एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमेशा पर्दे के पीछे से काम करता है, एक ऑटो पायलट की तरह। बिल्कुल। ये हमारी दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, पाचन, यहाँ तक कि पसीना आने तक, मतलब सब कुछ अपने आप संभालता है। इसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। और आज हमारे पास जो स्रोत है, जिनमें मेडिकल एनाटॉमी की किताबों से लेकर ब्रीदिंग और मानसिक स्वास्थ्य पर हुए बिल्कुल नए शोध तक शामिल है, वो एक कमाल की बात बताते हैं। क्या बताते हैं? कि हम अपनी सांसों के जरिए इस ऑटो पायलट सिस्टम को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकते हैं। हाँ, और यही आज की हमारी गहरी पड़ताल का मिशन है। इसी छिपे हुए सिस्टम को समझना और ये जानना कि कैसे हमारी सांस एक कंट्रोल लीवर की तरह काम कर सकती है। तो क्या सांस लेने का तरीका वाकई हमारे तनाव के स्तर, हमारे मूड, इन सब चीजों को बदल सकता है? बिल्कुल, और यहाँ तक कि हमारे इम्यून सिस्टम को भी। कम से कम ये स्रोत तो यही दावा करते हैं। तो चलिए इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को जरा खोलकर देखते हैं। ये हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा है जो उन कामों को करता है जिनके बारे में हम सोचते नहीं, जो अपने आप होते हैं। बिल्कुल। और इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, आप इसे दो मुख्य मैनेजरों की एक टीम की तरह देखें। दो मैनेजर। हाँ, और जिनके काम एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। पहला है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके। इसे आप शरीर का एक्सेलरेटर कह सकते हैं। ये लड़ो या भागो वाला सिस्टम है। फाइट और फ्लाइट वाला। हाँ, फाइट और फ्लाइट। जब भी कोई खतरा या तनाव होता है तो यही सिस्टम हमारे दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और शरीर को तुरंत एक्शन के लिए तैयार करता है। तो अगर सिंपैथेटिक सिस्टम लड़ो या भागो वाला एक्सेलरेटर है, तो फिर तो शरीर में इसे रोकने के लिए कोई ब्रेक सिस्टम भी होना चाहिए। होना ही चाहिए, वरना तो हम हमेशा तनाव में ही रहेंगे, पैर हमेशा एक्सेलरेटर पे ही रहेगा। बहुत अच्छा सवाल है। और हाँ, बिल्कुल है। दूसरा मैनेजर है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और ये शरीर का ब्रेक है। अच्छा, ब्रेक। ये आराम करो और पचाओ वाला सिस्टम है। ये हर चीज को धीमा करता है, दिल की धड़कन को सामान्य करता है और शरीर को रिकवर करने में मदद करता है। तो शांति और आराम के पलों में यही सिस्टम इंचार्ज होता है। बिल्कुल। तो एक तरफ गो 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 मोड है और दूसरी तरफ चिल करो मोड है। जब मैं इन स्रोतों को पढ़ रही थी तो एक चीज ने मुझे सच में चौंका दिया। मुझे हमेशा लगता था कि ये सिस्टम बस अपना काम करते हैं, पर उनके काम करने का तरीका भी अलग है। हाँ बिल्कुल, ये अलग अलग केमिकल इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और यही उनकी खासियत है। उनका असर इसलिए इतना अलग है क्योंकि उनके केमिकल संदेशवाहक यानी न्यूरोट्रांसमीटर अलग है। ओके। सिंपैथेटिक सिस्टम मुख्य रूप से नॉरएपिनेफ्रिन नाम का केमिकल इस्तेमाल करता है, जो हमें अलर्ट और तैयार करता है। वहीं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एसिटाइल कोलिन का इस्तेमाल करता है, जो शांत और स्थिर करने में मदद करता है। तो एक तरह से एक गैस पेडल है, दूसरा ब्रेक। और दोनों को चलाने वाले ईंधन बिल्कुल अलग अलग हैं। और एक तीसरा सिस्टम भी है ना, जो थोड़ा हट कर काम करता है। हाँ, एक तीसरा स्पेशलिस्ट मैनेजर भी है, जिसे एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। हमारी आंतों का दूसरा दिमाग। वही, इसे हमारी आंतों का दूसरा दिमाग भी कहा जाता है। ये 100 मिलियन से ज्यादा न्यूरॉन्स का एक पूरा नेटवर्क है जो सिर्फ हमारे पाचन तंत्र को संभालता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये हमारे मुख्य दिमाग से स्वतंत्र होकर भी अपने फैसले ले सकता है। अपने फैसले ले सकता है, हाँ। ठीक है, तो ये सब ऑटोनॉमिक है, मतलब स्वचालित। हम ये नहीं सोचते कि अब दिल को थोड़ा तेज धड़कना चाहिए। नहीं सोचते। लेकिन अगर ये सब ऑटोमेटिक है तो हम इसे प्रभावित कैसे कर सकते हैं? यहीं पर सांस की भूमिका आती है ना? बिल्कुल, यहीं पर आती है। हमारे स्रोत बताते हैं कि सांस लेना एक बहुत ही खास मामला है। बिल्कुल। सांस लेना एक ऐसी अनोखी प्रक्रिया है जो स्वचालित भी है और सचेत भी। दोनों है। हाँ, जब हम सो रहे होते हैं या किसी और काम में व्यस्त होते हैं तो ये अपने आप चलती रहती है, लेकिन हम चाहें तो इसी पल रोक सकते हैं। इसी पल अपनी सांस को धीमा कर सकते हैं, गहरा कर सकते हैं या रोक सकते हैं। ये स्वचालित और सचेत नियंत्रण के बीच एक सीधा पुल है। तो इसके पीछे की मशीनरी क्या है, मतलब ये काम कैसे करता है? देखिए, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारे फेफड़ों के नीचे एक गुंबद के आकार की बड़ी मांसपेशी होती है, जिसे डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम, हाँ। ये सिकुड़कर नीचे की ओर जाती है। इससे हमारी छाती में जगह बढ़ जाती है और फेफड़े वैक्यूम की तरह हवा को अंदर खींच लेते हैं। और सांस छोड़ते वक्त? जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम और पसलियों की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, छाती का आकार छोटा हो जाता है और हवा अपने आप बाहर निकल जाती है। यहाँ पर एक स्रोत डायफ्राम की दोहरी भूमिका के बारे में बताता है, जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। ये सिर्फ सांस लेने वाली मांसपेशी नहीं है। जन्म के लगभग 6 महीने बाद ये हमारे शरीर के पोस्चर
और रीढ़ की हड्डी को सहारा देने वाली एक मुख्य मांसपेशी भी बन जाती है। हाँ, ये हमारे कोर का एक बहुत अहम हिस्सा है। बिल्कुल। और इन दोनों भूमिकाओं में एक लगातार मुकाबला चलता रहता है। मुकाबला। हाँ, जब सांस की मांग बढ़ती है, मान लीजिए आप तनाव में हैं या दौड़ लगा रहे हैं, तो शरीर के लिए सांस लेना हमेशा पहली प्राथमिकता होती है। जाहिर है जिंदा रहना सबसे जरूरी है। हाँ, इसका नतीजा ये होता है कि पोस्चर को संभालने में डायफ्राम का योगदान कम हो जाता है और फिर पीठ, गर्दन या कंधों की दूसरी मांसपेशियों पर ज्यादा बोझ पड़ता है। और फिर दर्द होता है। जिससे दर्द हो सकता है। और ये सीधे हमारे ऑटो पायलट यानी एएनएस से जुड़ता है। एक स्रोत साफ तौर पर बताता है कि धीमी डायफ्राम से सांस लेना, जिसे हम पेट से सांस लेना भी कहते हैं, जिसमें सांस छोड़ने का समय लंबा हो, वो हमारे ब्रेक सिस्टम यानी पैरासिम्पैथेटिक गतिविधि को बढ़ाता है। और इसके ठीक उलट तेज और उथली सांसें जो हम छाती से लेते हैं, जो हम तनाव में लेते हैं, हाँ, और जिसमें सांस लेने पर ज्यादा जोर होता है, वो हमारे एक्सेलरेटर यानी सिंपैथेटिक सिस्टम को सक्रिय करती है। तो मतलब साफ है, हम जिस तरह से सांस लेते हैं वो हमारे ऑटो पायलट सिस्टम को सीधा सिग्नल भेजता है कि उसे गति बढ़ानी है या शांत होना है। ठीक है, तो सांस लेने का तरीका हमारे नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजता है, पर यह सिग्नल काम कैसे करता है? मतलब सिर्फ डायफ्राम के ऊपर नीचे होने से इतना बड़ा असर कैसे हो सकता है? क्या ये सिर्फ मैकेनिकल है या शरीर के अंदर कोई केमिस्ट्री भी बदल रही है? ये बहुत बढ़िया सवाल है। ये सिर्फ मैकेनिकल नहीं है, ये हमारे शरीर की केमिस्ट्री को गहराई से बदलता है। चलिए बोर इफेक्ट से शुरू करते हैं। बोर इफेक्ट, नाम तो थोड़ा अजीब है। नाम अजीब है पर प्रक्रिया बहुत ही शानदार है। ये हमारे शरीर का एक बहुत ही स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम है। ओके, बताइए। सोचिए आप कसरत कर रही हैं, आपकी मांसपेशियां ज्यादा काम करती हैं और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बनाती हैं। ठीक है। ये CO2 खून में जाकर उसे थोड़ा एसिडिक यानी अम्लीय बना देती है। ठीक है, तो जहां ज्यादा मेहनत वहां ज्यादा CO2। बिल्कुल, और यहीं पर जादू होता है। हमारे खून में हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन को पकड़कर पूरे शरीर में ले जाता है। जब हीमोग्लोबिन ज्यादा CO2 और एसिड वाले हिस्से में पहुंचता है तो उसकी ऑक्सीजन को पकड़कर रखने की क्षमता कम हो जाती है। अच्छा, वो ऑक्सीजन को ज्यादा आसानी से छोड़ देता है। अरे वाह, ये तो कमाल का डिजाइन है। मतलब शरीर कार्बन डाइऑक्साइड को, जिसे हम एक बेकार गैस समझते हैं, एक चाबी की तरह इस्तेमाल करता है। बिल्कुल। जहां CO2 ज्यादा होती है, मतलब जहां ज्यादा मेहनत हो रही है, वहीं हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ताला खोल देता है। ये तो एक स्मार्ट ऑटोमेटिक डिलीवरी सिस्टम है। एकदम सही। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा। एक और जरूरी चीज है जिसे हार्ट रेट वेरिएबिलिटी या HRV कहते हैं। आजकल फिटनेस ट्रैकर्स और स्मार्ट वॉच में ये शब्द बहुत सुनने को मिलता है। हाँ, मैंने देखा है, लोग अपने HRV स्कोर चेक करते रहते हैं। पर इसका असल में मतलब क्या है और ये तनाव से कैसे जुड़ा है? HRV का मतलब है आपके दिल की हर 2 धड़कनों के बीच के समय में होने वाला हल्का फुल्का बदलाव, उतार चढ़ाव। हाँ, अगर आपका दिल एक मशीन की तरह बिल्कुल सटीक 60 बीट प्रति मिनट पर धड़क रहा है, तो हर धड़कन के बीच ठीक 1 सेकंड का अंतर होगा। ये सुनने में अच्छा लगता है, पर असल में ये तनाव का संकेत है। ये तो उल्टा लग रहा है। ज्यादा वेरिएबिलिटी यानी उतार चढ़ाव अच्छा क्यों है? क्योंकि ज्यादा HRV का मतलब है कि आपका सिस्टम अनुकूलनीय, लचीला और तनाव से निपटने के लिए तैयार है। ओके, ये दिखाता है कि आपका ब्रेक सिस्टम यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ठीक से काम कर रहा है और जरूरत पड़ने पर दिल की धड़कन को धीमा कर सकता है। पुराना तनाव HRV को कम कर देता है। तो इस HRV का हमारी सांस से क्या लेना देना है? इसका सीधा लेना देना है। हमारे शरीर में सांस लेने के साथ हृदय गति में एक प्राकृतिक उतार चढ़ाव होता है। अच्छा। इसे रेस्पिरेटरी साइनस एरिथमिया या RSA कहते हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हृदय गति थोड़ी बढ़ती है और जब सांस छोड़ते हैं तो घटती है। ये एक स्वस्थ संकेत है। तो ये एक लहर की तरह है। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि HRV पूरी नदी का बहाव है और RSA वो लहर है जो हमारी सांस पैदा करती है। अच्छा, तो हम अपनी सांस से इस लहर को नियंत्रित कर सकते हैं? हाँ, और यही सिस्टम को हैक करने जैसा है। जब हम धीमी गहरी सांसें लेते हैं, खासकर जब हम सांस छोड़ने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो हम इस लहर को और बड़ा और मजबूत बनाते हैं। एक बहुत जरूरी नस उत्तेजित होती है जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की सुपर हाईवे है, वेगस नर्व। हाँ, और स्रोत बताते हैं कि लगभग 6 सांस प्रति मिनट की दर, जिसे कोहेरेंट ब्रीदिंग कहते हैं, हृदय गति, सांस और रक्तचाप के उतार चढ़ाव को
एक साथ सिंक करके HRV को सबसे ज्यादा बढ़ाती है। और इसका असर सिर्फ दिल पर नहीं, दिमाग पर भी पड़ता होगा। निश्चित रूप से। एक स्रोत बताता है कि नाक से सांस लेना खास तौर पर जरूरी है। नाक से? क्यों? जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हवा नाक के अंदर सूंघने वाले सेंटर यानी ऑल्फैक्टरी बल्ब को एक्टिवेट करती है, और ये सेंटर सीधे दिमाग के उस हिस्से से जुड़ा है जो हमारी भावनाओं और यादों को कंट्रोल करता है। लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम। यही वजह है कि कोई खास गंध हमें सीधे बचपन की यादों में ले जाती है। और दिमाग की तरंगों का क्या सांस उन्हें भी बदल सकती है? हाँ, EEG अध्ययनों से पता चलता है कि धीमी सांस लेने से दिमाग में अल्फा तरंगें बढ़ सकती हैं, जो शांति, रचनात्मकता और आराम की स्थिति से जुड़ी हैं। तो मतलब हम सिर्फ अपने दिल की धड़कन को नहीं, बल्कि दिमाग के इलेक्ट्रिकल पैटर्न को भी बदल रहे हैं। बिल्कुल, आप दोनों को बदल रहे हैं। ठीक है। तो विज्ञान तो अपनी जगह है, ये सब बहुत प्रभावशाली लगता है, लेकिन आजकल बाजार में इतनी सारी अलग-अलग सांस लेने की तकनीकें हैं। बॉक्स ब्रीदिंग, 4-7-8 तकनीक। साइक्लिक साइंग भी। हाँ, साइक्लिक साइंग। हर कोई अपनी तकनीक को सबसे अच्छा बताता है। तो क्या इन स्रोतों से पता चलता है कि क्या कोई एक तकनीक वाकई दूसरों से बेहतर है? ये एक बहुत ही आकर्षक सवाल है जो स्रोतों में उठाया गया है, और जवाब थोड़ा हैरान करने वाला है। अच्छा। जबकि छोटी अवधि के शारीरिक प्रभाव बहुत अलग हो सकते हैं, जैसे तेज सांस हमारे एक्सेलरेटर को दबाती है और धीमी सांस ब्रेक को। हाल के कुछ सबसे अच्छे डिजाइन किए गए अध्ययन बताते हैं कि लंबे समय में मानसिक स्वास्थ्य पर होने वाले लाभ आश्चर्यजनक रूप से एक जैसे हो सकते हैं। एक मिनट, ये बात थोड़ी अजीब है। मतलब विम हॉफ जैसी तेज तनाव पैदा करने वाली सांस लेने की तकनीक का असर लंबे समय में उतना ही शांत करने वाला कैसे हो सकता है जितना कि धीमी आराम देने वाली 4-7-8 तकनीक का? ये तो बिल्कुल उल्टा लगता है। एक तरफ आप शरीर को तनाव दे रहे हैं, दूसरी तरफ उसे आराम। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, और इसका जवाब शायद तकनीक के पैटर्न में नहीं बल्कि उस प्रक्रिया में छिपा है। प्रक्रिया में? हाँ, एक बड़े अध्ययन में कोहेरेंट ब्रीदिंग, जो 6 सांस प्रति मिनट पर होती है, और सामान्य गति से सांस लेने वाले प्लेसिबो समूह 12 सांस प्रति मिनट के बीच 4 हफ्तों के बाद तनाव में कमी को लेकर कोई खास अंतर नहीं पाया गया। कोई खास अंतर नहीं? नहीं, दोनों समूहों में बराबर सुधार हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे महत्वपूर्ण चीज सही तकनीक खोजने से ज्यादा लगातार अभ्यास करना है। लगता तो यही है। ये थोड़ा वैसा ही है जैसे व्यायाम में ये बहस करना कि दौड़ना बेहतर है या साइकिल चलाना। दोनों ही फायदेमंद है अगर आप उन्हें नियमित रूप से करते हैं। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि मुख्य चीज इरादे के साथ एक तय तरीके से और नियमित रूप से सांस लेने का अभ्यास है, ना कि कोई जादुई अनुपात या गति। जब हम किसी भी तकनीक का अभ्यास करते हैं तो हम 3 बहुत जरूरी काम कर रहे होते हैं। पहला, हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो अपने आप में एक मेडिटेशन है। सही। दूसरा, हम अपनी आंतरिक जागरूकता बढ़ा रहे हैं, यानी शरीर के अंदर क्या हो रहा है उसे महसूस करने की क्षमता। और तीसरा, हम नियंत्रण की भावना विकसित कर रहे हैं। तो ये किसी खास पैटर्न से ज्यादा अपने ऑटो पायलट सिस्टम के साथ एक सक्रिय संवाद शुरू करने के बारे में है। हाँ, ऐसा लगता है कि निरंतरता और जागरूकता किसी एक आदर्श तकनीक को खोजने से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। तो चाहे आप तेज सांस लें या धीमी, आप अपने शरीर को एक संदेश भेज रहे हैं कि मैं ध्यान दे रहा हूं और मैं नियंत्रण में हूं। और शायद यही संदेश लंबे समय में सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो आज हमने जाना कि हमारे शरीर में एक अविश्वसनीय रूप से जटिल ऑटोमेटिक प्रणाली है। बिल्कुल। लेकिन हमारी सांस उस प्रणाली को सचेत रूप से प्रभावित करने के लिए एक अनोखे और शक्तिशाली दरवाजे की तरह काम करती है। डायफ्राम की दोहरी भूमिका से लेकर हमारे खून में बोर इफेक्ट के स्मार्ट केमिकल डांस तक और वेगस नर्व द्वारा नियंत्रित गहरे तंत्रिका मार्गों तक, सांस लेने जैसा सरल काम हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति से गहराई से जुड़ा हुआ है। बहुत गहराई से। और नवीनतम शोध ये बता रहा है कि असली लाभ शायद किसी एक जादुई पैटर्न में नहीं, बल्कि अपनी सांस पर ध्यान देने और उसे नियंत्रित करने के निरंतर अभ्यास में छिपा है। हाँ, ये आत्मनियमन का कौशल विकसित करने के बारे में है। बिल्कुल। यहाँ एक विचार करने वाली बात है। बताइए। स्रोत बताते हैं कि पुराना तनाव डिसफंक्शनल ब्रीदिंग को जन्म दे सकता है। जैसे हम आदतन छाती से छोटी और तेज सांसें लेने लगते हैं, जो एक नकारात्मक चक्र बनाता है। एक विशियस साइकिल। हाँ, हम अक्सर तेज सांस लेने को तनाव का एक लक्षण मानते हैं। सही।
लेकिन क्या हो अगर हमारी आज की भागदौड़ वाली दुनिया में हमारी अनजाने में बनी सांस लेने की गलत आदतें वास्तव में तनाव का एक निरंतर निचले स्तर का कारण बन रही हों? मतलब लक्षण ही बीमारी का कारण बन गया हो। हाँ, क्या अपनी डिफॉल्ट सांस लेने की आदत को सचेत रूप से बदलना आधुनिक जीवन के दबावों से निपटने का एक सबसे मौलिक और सुलभ तरीका हो सकता है?